शुरू करें आज का। तो हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 और सो फार वी हैव कवर्ड द प्लम पुडिंग मॉडल, वी हैव कवर्ड रदरफोर्ड मॉडल, वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड बोहर पोस्टुलेट्स। तो बोहर पोस्टुलेट जब हमने पढ़ी थी उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। पहला कि वो ये बोलता है कि जो ऑर्बिट होते हैं वो एक स्टेशनरी स्टेट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम फोर्स प्रोवाइड करता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो उसकी थी उसमें ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं कहीं घूम लेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। क्लियर? हम बोहर की लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले हम लोग बोहर की कैलकुलेशन की बातें करते हैं कि बोहर ने कुछ चीजें कैलकुलेट करी। बोहर इतना इंटेलिजेंट था कि उसने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दी, उसने ये बता दिया कि उसकी पोजीशन कहां पर है, मतलब न्यूक्लियस से कितना दूर है, और इवन उस पर्टिकुलर शेल में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए। एक ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि बोहर का मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर ही लागू होता है। ये बात कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए कि बोहर मॉडल इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बोहर मॉडल लगेगा। हीलियम में दो होते हैं, नहीं लगेगा, लेकिन हीलियम प्लस में लग जाएगा, एक होता है। लिथियम में नहीं लगेगा, लेकिन लिथियम +2 में लग जाएगा। राइट? अब आप बोलो कार्बन में लगा दूं तो नहीं लगेगा, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है यार, नहीं लग सकता। ठीक है, ओके। तो हम बोहर की कैलकुलेशन की बातें करेंगे, तो हेडिंग डालिए बोहर्स कैलकुलेशन और इसमें सबसे पहले लिखिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखिए बोहर की दो पोस्टुलेट है, सुनना बहुत ध्यान से, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। बोहर ने पहली पोस्टुलेट दी थी कि kZe² r² mv²/r। ये बात आपको याद होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स K(Q1, Q2)/r² से दिया जाता है, जो इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। यहाँ पर K की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो K की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा Ze²/r mv²। क्लियर? ओके। दूसरी पोस्टुलेट जो थी वो ये थी कि mvr दैट इज एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h/2π। हियर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट। ये दो चीजें हैं। अब इन्हीं दो इक्वेशन से आप वेलोसिटी भी निकाल दोगे और आपका रेडियस भी निकाल दोगे। अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां से वेलोसिटी निकालूं और ऊपर रख दूं, या ऊपर से वेलोसिटी निकालूं और नीचे रख दूं। जैसी आपकी इच्छा, मैं कोई एक कर देता हूं। तो यहां से मैं वेलोसिटी निकाल देता हूं nh/2πmr। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड यू विल गेट द आंसर। यहां लिख देता हूं Ze²/r m v² यानी कि n² h² 4π² m² और r²। राइट? r से r कैंसिल हो गया तो नीचे बचेगा 1/r। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये उधर चला जाएगा 4π² m² Ze², और ये नीचे आ जाएगा m n² h², और इसको पलटी कर दो तो r हो जाएगा, रिपीट कर देना, यहां से ये कट जाएगा, ठीक है, और तो बस ठीक है, ऊपर आ जाएगा n² h², नीचे बचेगा 4π² Ze²। इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख दूंगा h² 4π² e² n²/z। सर इसको अलग क्यों करा? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बोलेगा तो मैं एटॉमिक नंबर 1 लिख दूंगा, हीलियम +2 के लिए बोलेगा, सॉरी हीलियम प्लस के लिए बोलेगा तो Z=2 लिख दूंगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोलेगा तो n=1 लिख दूंगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को भी याद करना है।
इस वाले पार्ट में, ठीक है। नाउ अब इन सब की वैल्यू अगर मिल गई तो कांस्टेंट है ना, जैसे h है, प्लैंक कांस्टेंट h क्या होता है 6.26 into 10 raised to the power -34 जूल into सेकंड। 4 पता है, पाई पता है, इलेक्ट्रॉन पता है। अच्छा इसमें m बाकी रह गया होगा है ना, ये पलटी करूंगा तो m नीचे आ जाएगा, तो नीचे m भी लिख लीजिए, छूट गया था, ठीक है। और तो कुछ बाकी बचा नहीं है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिखूंगा 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, और मास किसका, इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 raised to the power -31 किलोग्राम। तो ये सारी वैल्यू जब मैं रखूंगा और फिर इसको कैलकुलेट करूंगा, इनको पुट कर दूंगा, तो मेरे पास R आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। इसलिए एंगस्ट्रॉम क्या है, फिजिक्स वाले लेक्चर में हमने बताया था 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 की पावर 2 आएगा, और ये आएगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आराम से लिख लीजिए, देख लीजिए। तो ये तो हमारे पास इंडेक्स की कैलकुलेशन होगी। जरा सोचो मुझे वेलोसिटी निकालनी होती तो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाली और ये वाली। मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए तो मैं r की वैल्यू रिप्लेस कर दूं, यहां से नीचे वाली इक्वेशन से r की वैल्यू निकाल करके ऊपर रख देता हूं, उससे भी आ जाएगा, या फिर ऊपर वाले से r की वैल्यू निकाल करके नीचे वाले में रख दो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर देते। तो सेकंड हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो शुरू करें, ठीक है। ये मैं लिखने नहीं दूंगा, ये मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, तो मैं नीचे से r की वैल्यू निकाल देता हूं, NH/2 पाई mv। ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। तो z t² r की वैल्यू क्या रखनी है, NH पलटी मारिए 2 पाई mv हो गया। अब यहां लिख देंगे mv²। तो क्या क्या कटा, एक v से एक भी कट गया, m से m कट गया, तो बचा क्या बेटा, ये बच गया आपके पास 2 पाई e² z बाई n अपॉन h। देख लीजिए आराम से, ठीक है। अब यहाँ h और e की वैल्यू रख देते हैं, पुट h is equals to 6.26 into 10 raised to the power -34 जूल into सेकंड। यूनिट भी याद कर लिया करो, 1.6 into 10 raised to the power -19 जूल। जब इनको मैं रखूंगा तो ये कैलकुलेशन आएगी 2.188 into 10 raised to the power 8 z by n सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने वेलोसिटी भी निकाल दी और रेडियस भी निकाल दी। अब तीसरा हमें कैलकुलेशन करना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, लिखिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको डाल लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड कैलकुलेशन होगी। अब बेटा बताइए, अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है v वेलोसिटी से r डिस्टेंस, तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी, एक तो घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक बेसिक्स में एक छोटी सी चीज और लिख लीजिएगा, मैंने आपको ये बताया था अगर Q1 Q2 दो चार्ज अगर r डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच का फोर्स दिया जाता है k Q1 Q2 अपॉन r²। ऐसे ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है कि पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन r होता है। ये बात याद रखनी पड़ेगी। Here Q1 and Q2 are taken with साइन, ठीक है, साइन के साथ रखना है। तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर निकाल लूंगा काइनेटिक एनर्जी और फिर दोनों को ऐड कर देता हूं। तो पहले मैं इसका ए पार्ट करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, U इज इक्वल टू के Q1 न्यूक्लियस
प्लेस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव में लिखूंगा प्लस जेड ई। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो U हो गया, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो ये हो जाएगा Z E स्क्वायर बाई आर। ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब मैं निकालता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अब मुझे कहीं से mv स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब आपको याद कीजिए, बोहर पोस्टुलेट में आपने पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। याद है बोहर की फर्स्ट पोस्टुलेट, बोहर्स पोस्टुलेट। तो यहां से मैं mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूं, Z E स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास हाफ Z E स्क्वायर बाई आर। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। तो टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, इसका सी पार्ट, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरे पास माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये आ गया मेरे पास माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अच्छा अब क्या करूंगा, मैं यहां पर r की वैल्यू रख दूंगा। ये देखिए, ये रही r की वैल्यू है, r इज इक्वल टू h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m z। ठीक है, ओके अब लिखते हैं टोटल एनर्जी माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, पलटी मारिए 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम जेड। अब थोड़ा काट पीट करके देख लीजिए कितना क्या है, इससे 4 कट गया तो -2। जेड और जेड, जेड स्क्वायर अलग से लिख देता हूं, एन स्क्वायर अलग से लिख देता हूं। अब बाकी का बचा हुआ मैं लिखता हूं। तो ये हो गया मेरे पास 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, e की पावर 4 पाई स्क्वायर, e की पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर। आराम से देख लीजिए। अब क्या करेंगे, वही इनकी वैल्यूज लिखते जाइए। पुट इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस दुनिया का सबसे हल्का पार्टिकल, किलोग्राम। और प्लैंक कांस्टेंट, इसलिए वैल्यू याद रखनी पड़ेगी 6.26 × 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल × सेकंड। ये जब वैल्यू रख करके मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहां माइनस आ गया, ये भी याद रखिए। ठीक है, चलिए सर पहले आप इसको लिख लीजिए, अब फिर इसमें से इसकी जड़ें खोलते हैं। तो लर्निंग क्या रही हमारे पास, आपको क्या चीज डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। पहला, इसकी वेलोसिटी 2.188 × 10 रेज़ टू पावर 8 जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट के साथ। टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और रेडियस 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम।
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको न्यूमेरिकल आएगा डायरेक्ट। क्लियर? और बात कीजिए, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -Ze²/r। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था 12Ze²/r, और जब तीनों को ऐड कर दिया था तो टोटल एनर्जी आई थी -12Ze²/r। पहली बात ये, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों को घूर के देखोगे, बहुत घूर करके देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं माइनस लगा दूं तो टोटल एनर्जी बन जाती है। देखो ध्यान से, है ना? और पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल है। पोटेंशियल एनर्जी डबल है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर दो। और ये रूल प्लेनेटरी मोशन में भी लगता है। सुनिए क्वेश्चन में बोलता है कि इलेक्ट्रॉन है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है -10 जूल, तो बताइए उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो अब सिंपली टोटल एनर्जी इज इक्वल टू U/2। पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी दे रखी है? -10 जूल, है ना? तो -10/2 दैट इज -5 जूल आंसर। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का मैं बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी दे रखी, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो आप ये दोनों का रिलेशन यूज कर लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 5 जूल। क्लियर? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, और यही क्वेश्चन प्लेनेटरी मोशन में भी हो सकता है। जैसे कि अगर अर्थ न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है, सन के चारों ओर, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल है, तो बताइए टोटल एनर्जी कितनी है? इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। ये चीज अगर अच्छा टीचर पढ़ाएगा तो आपको वहां पे भी रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। और अब हम बात करते हैं कि इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या मतलब है। क्लियर? पहले आप इसको बता दीजिए। एनालिसिस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मैं जेड की वैल्यू 1 रख देता हूं तो फर्स्ट शेल के लिए मैं बात करता चलता हूं। फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 आई जाएगी, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आप सेकंड शेल की बात करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप n = 3 रखते हो तो टोटल एनर्जी, n की वैल्यू 3 रख देना, ये आ जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप फोर्थ रख देते हो तो टोटल एनर्जी आती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप फिफ्थ भी रख देते हो तो टोटल एनर्जी आती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि फर्स्ट शेल में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो उसकी ये है यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूमता है तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, कितने की? -13.6। सेकंड शेल में -3.4, थर्ड शेल में -3। इसका क्या मतलब है? पहले तो ये समझ लीजिए कि ये टॉप टू बॉटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देख लीजिए, अब इसको और समझिए। अब जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं वो बहुत रेयरली आपको बुक्स में मिलेगी, ठीक है, और बहुत रेयरली कोई एक्सप्लेन करेगा। आइए, तो बेटा ये माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझिए। देखो बेटा, टोटल एनर्जी की बात हम करते हैं तो वहां से बात करते हैं कि जहां से ये एटम बना था, कैसे बना था एटम, वहां से शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। आइए, मैंने कहा कि न्यूक्लियस था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए न्यूक्लियस कैसे बना था ये भी हम समझ सकते हैं, बट ये 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर है, उसमें समझेंगे। अभी समझ लीजिए बना हुआ। और ये समझिए कि इनफाइनाइट पर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सबकी टोटल एनर्जी कितनी है? 0। अब एक इलेक्ट्रॉन को आपको फर्स्ट ऑर्बिट में लगाना है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ला करके इस फर्स्ट ऑर्बिट में लगाओगे यहां पर, तो इसमें से एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? इसमें से निकलती है 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो 0 एनर्जी में से 13.6 निकल गई। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आया है तो उसके पास पहले शेल में एनर्जी आई है -13.6। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखो, इस दुनिया में हर एक इंसान अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिक्शा चला रहा है तो उसकी काबिलियत उतनी है, कोई गाड़ी चला रहा है उसकी काबिलियत उतनी है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई पायलट चला रहा है। यानी कि हम नेचर में इस किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है उससे वो डिसाइड होता है कि वो कहां पर रहेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास 0 एनर्जी है तो ये इनफाइनाइट पे रहेगा, मुझे इतना पता है। जब ये यहां से यहां तक आया है तो इसने इतनी एनर्जी लूज कर दी है, इसीलिए माइनस आया है। अब आपसे बोले कि सर इस इलेक्ट्रॉन को फिर से इनफाइनाइट पे पहुंचाना है, फिर से तोड़ना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सोचो, अभी इसके पास कितनी है? -13.6। इसको कितनी एनर्जी दी जाए कि कहां पहुंच जाए? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0। तो कितनी दोगे आप? +13.6 इलेक्ट्रॉन। दैट इज द आंसर। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से आजाद करने के लिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। यानी कि ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट शेल में बंधा हुआ है। अब ये बंधा हुआ है, अब इसको बंधा हुआ है तो इसके चारों ओर घूम रहा है। जिस दिन इसको 13.6 मिल जाएगा ये चला जाएगा। ओके, अब जरा सोचिए किसी इलेक्ट्रॉन को मुझे सेकंड शेल में लाना है, इस तरह से यहां पर, तो फिर से एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। कि अब इसके पास कितनी बची? अब इस शेल में इसके पास एनर्जी बची है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आपका सेकंड शेल। क्लियर? कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन भी अब कैसा हो गया? बाउंड हो गया। अगर आप इसको यहां से हटाना चाहते हैं तो आपको +3.4 एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इनफाइनाइट पे चला जाए। ऐसे ही अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपको और आगे पहुंचाना है यहां पर थर्ड शेल में, n=3 में, तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके पास होनी चाहिए। तो माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें पहुंचाना है तो -0.85। ओके, आपकी एनसीईआरटी के पीछे तकरीबन 60% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आने वाले हैं। अब जरा सोचो, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को 13.6 एनर्जी नहीं दी, मैंने इसको दी 10.2। अब क्या होगा? अब जरा सोचो, इसका और इसका दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कितना है? अगर आप देखोगे 13.6 3.4 का डिफरेंस देखोगे तो 10.2 आ जाएगा। अगर मैंने इसको 10.2 एनर्जी दी है तो ये सिर्फ इस शेल में आएगा और कहीं नहीं आएगा। याद कीजिए, बोहर की जो लास्ट पोस्टुलेट मैंने आपको बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक n ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए इस शेल को हम बोलेंगे एनर्जी स्टेट, यानी कि स्टेशनरी स्टेट। और अगर आप इसको एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द हायर लेवल। ये वाला 1 के लिए ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। ठीक है, ये अगर 10.2 दिया तो ये यहां चला जाएगा, और ज्यादा दिया तो ये यहां जाएगा। इसे 10.2 ना दे करके उससे भी कम दी तो ये यहाँ पे वाइब्रेट करेगा लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा। कि सर हो सकता है कि वो यहां से छोड़ करके यहां आ जाए, नहीं आ सकता। बोहर की सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं रहेगा जहां उसके एंगुलर मोमेंटम mvr का वैल्यू h/2π हो, h/2π × 2 हो या 3 टाइम्स ऑफ h/2π हो। बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में आने के लिए 1.5 h/2π होगा जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर?
तो ये है आपके पास नेगेटिव साइन कहां से आना है, इस चीज के बारे में पहले आप इसको बना लीजिए, फिर मैं इसको आपको दिखा देता हूं। ठीक है, लिखिए नंबर 1, thus electron nearer to nucleus require more energy for their ejection। यानी कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो 13.6 चाहिए, इसको 3.4 चाहिए, तो किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको। और इसकी वजह हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो न्यूक्लियर का फोर्स बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा फोर्स है उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? और यहां से इनको दिखता है। सेकंड लिखे, एनर्जी गैप बिटवीन two successive shells, energy gap between two successive shells decreases while going away from the nucleus। जैसे जैसे दूर जाओगे तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये बात याद रखने की है। चलिए ओके, थर्ड लिखिए, if an electron is transferred from lower energy level, ब्रैकेट में लिखिए E1, to higher energy level, ब्रैकेट में लिखिए E2, some energy has to be given to the electron। Clear? Okay. The significance of negative sign in the formula of total energy of the electron in Bohr's model is that electron is bound to the nucleus। Electron is bound to the nucleus and it has already lost, इधर देख लीजिए, ये वाली एनर्जी लॉस्ट हो चुकी ना, it has already lost some energy so that it can revolve around the nucleus, आइए और बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। ओके, अब मैं अगर ये बात करूं कि हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट शेल है, इसमें घूमने के लिए इसके पास एनर्जी चाहिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जब आप सेकंड शेल पे जाओगे तो इसमें जंप है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये गैप कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। लेकिन जब आप सेकंड शेल थर्ड में जाओगे तो ये गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये है आपके पास -1.5 कम आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बाद फोर्थ शेल में जाते हो तो ये गैप और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर है -0.85। अगर आप और ऊपर जाएंगे तो ये गैप और कम हो जाएगा n = 5 के लिए, और ये होता है -0.5। यानी कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। पहली बात ये लिखिए, और बात है इसको बना लीजिए, ये हाइड्रोजन एटम के लिए लिखिए, द एनर्जी गैप बिटवीन द सक्सेसिव एनर्जी शेल्स डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, तो ये अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक शेल होता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट। अब अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा तो सबसे पहले ये यहां पे जा सकता है, तो इस वाले शेल को हम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं एनर्जी दूं तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यहां पे जा सकता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पहली बार इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
यानी कि अगर आपसे मैं बोलता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n इज इक्वल टू कितना रखोगे आप? 2। याद रखना, गलती मत कर देना। ये कहलाएगा मेरे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 3। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के यहां पे जाने की संभावना है, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। चलिए और बात समझिए, दो बातें हैं। पहला कि अगर किसी एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड एनर्जी शेल है, आप इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इसको एनर्जी दोगे। ये एनर्जी हम लोग लाइट से प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने लाइट इस पे डाली, और इस लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला 10th क्लास में आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, hc/λ या hν। ये लाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं ये -13.6 है, ये -3.4 है, तो आप इसको कितनी एनर्जी दोगे? 10.2, तभी तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। यानी कि एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऊपर की तरफ, तो कितनी एनर्जी दी जाती है? दैट इज E2 - E1। याद रखना, E2 आप लिखेंगे -3.4, सॉरी E2 - E1 माइनस E1 -13.6, तो डेल्टा E जो इस केस में आएगा वो आएगा पॉजिटिव। और अब अगर सेकंड केस में ये मानूं कि अब ये इलेक्ट्रॉन N इज E2 और E1, यानी कि फर्स्ट शेल सेकंड शेल, ये -3.4 -13.6। अब ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन अगर अपर लेवल से लोअर लेवल पे कूदता है तब क्या होगा? तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है, यही एनर्जी लाइट यानी कि फोटोन की फॉर्म में निकाल देगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा E इज इक्वल टू hν या फिर hc/λ। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आपने स्टार्टिंग यहां करी, एंड यहां करा, तो आपने एंड माइनस स्टार्टिंग कर दी, लेकिन अगर मैं इस चीज को यहां करूं कि डेल्टा E यहां से यहां, तो मैं E1 - E2 करूंगा। मैं बोलता हूं हाँ, तो फिर डेल्टा E मेरा क्या आएगा? नेगेटिव। मैं बोलता हूं हाँ कि अगर वो मेरे से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ पूछ लेगा तो लैम्डा कैसा आएगा? नेगेटिव, जो कि होता नहीं है। तो बेटा मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं कि नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी रिलीज्ड हो रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए आपको इस वैल्यू में से नेगेटिव हटा करके, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा होगा, तो इसको हटा करके 10.2 ले लो, ज्यादा बेटर आइडिया ये है। ये बता तो देता हूं बट बच्चा फिर भी गलती करता है, फिर भी छोड़ देता है। तो ज्यादा बेटर आइडिया ये है कि आप इसमें भी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 - E1 ही करें। समझ रहे हो? E2 यानी कि आपको यह समझना है कि फॉर्मूला हमारे पास यही है, E2 - E1। E2 क्या है? अपर एनर्जी लेवल, और E1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। अब वो चाहे नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए, याद रखना डेल्टा E शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। ज्यादा में से कम वाले को ही माइनस करना है आपको, ठीक है? ओके, अब आप जब ये करेंगे तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। और तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, तो बस ये चीज का याद रखना कि चाहे नीचे से ऊपर जाए, चाहे ऊपर से नीचे जाए, आपको डेल्टा E ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ही करना है, ठीक है? इसको भी लिख लीजिए, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन लिखिए, calculate wavelength of a light, calculate wavelength of a light required to transfer an electron, required to transfer an electron from first energy level to the second energy level in the hydrogen atom। समझिए, मैं कहता हूं एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2। आप E1 से E2 में इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हैं, तो जो लाइट आप देंगे
उस लाइट की वेवलेंथ कितनी रखें। क्वेश्चन है सिंपल, हमें जो लाइट देनी पड़ेगी वो लाइट देनी पड़ेगी E2 माइनस E1। E2 मेरे पास मुझे याद है -3.4 -13.6 और ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा E। सुन लीजिए, कॉपी के टॉप पर ये भी लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल के बराबर होता है। 1 जूल 4.2 कैलोरीज के बराबर होता है, ये कन्वर्जन से। ओके, अब ये लाइट आप कहां से दोगे? लाइट, अब ये एनर्जी आप कहां से दोगे? लाइट से। और लाइट की एनर्जी कैसे दी जाती है? h न्यू, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, यूनिट ही परेशान करेंगी। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है क्या? नहीं, मुझसे क्या बोला है? वेवलेंथ बताइए। तो मैं इसको लिख दूंगा hc अपॉन लैम्डा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा हो गया मेरे पास hc अपॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप h की वैल्यू रखो 6.26 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड और जूल को कन्वर्ट करते रहो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या और फिर c लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबको सीजीएस में रखोगे, जूल को भी आप कैलोरी, सबको सीजीएस में रखोगे आप। अब या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट याद कर लीजिए, यह आता है 12,412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये चीज आप डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए, फायदा होगा। अब क्या करूंगा? लैम्डा अगर मुझे निकालना है तो मैं इनको रखूंगा 12,412.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और नीचे क्या है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है, हल्का फुल्का आंसर में डिफरेंस होता है क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट होती है, राइट। तो ये रहा आपके पास आंसर, ठीक है। और आज जो भी पढ़ा है उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम वेलोसिटी, एनर्जी, पोजीशन और ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जंप हो रहा है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तब तक आप भी प्रैक्टिस करके रहिए, जो छोटी मोटी कमियां होंगी हम उसको दूर कर देंगे, ठीक है। टेक केयर।